नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइकोलॉजी विद रजनी में। दोस्तों हम लोग पर्सनालिटी टॉपिक को पढ़ रहे थे, तो आज इसका लास्ट वीडियो होगा पर्सनालिटी टॉपिक से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पर्सनालिटी जिसे हम व्यक्तित्व भी कहते हैं, और जहाँ तक हमने पढ़ा था वो था जूंग के अनुसार या फिर यूंग के अनुसार जो व्यक्तित्व के श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां उन्होंने बताई थी, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, यानी कि और अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। और उसके बाद हम लोगों को पढ़ना था सिगमंड फ्रायड के अनुसार। सिगमंड फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का उन्होंने वर्गीकरण का जो आधार उन्होंने बताया था वो मानसिक अवस्थाएं या फिर मेंटल स्टेटस जिसको कहते हैं, स्टेज। तो उसको आधार मानकर उन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे, जिसे हम उन्होंने बांटा हुआ था चेतन, अचेतन और अचेतन। चेतन जिसे हम कॉन्शियस कहते हैं, और चेतन सबकॉन्शियस, और अचेतन अनकॉन्शियस। यानी कि चेतन को उन्होंने 1/10 माना था और अर्धचेतन की तुलना उन्होंने हिमखंड से की थी, और इन्होंने इसका परसेंटेज 0 माना था। और अचेतन का जो उन्होंने परसेंटेज दिया था वो 9/10। यानी कि जो भी व्यक्ति की जो भी दमित इच्छाएँ होती हैं, काम प्रवृत्तियों का जो भी इच्छा होती है, वो उन्होंने अचेतन को इसका कुंड यानी कि इसका भंडार यानी कि इच्छाओं की जननी माना था। यानी कि सारी अचेतन हमारी इच्छाएं का भंडार कहाँ है, दमित इच्छाओं का भंडार कहाँ है, तो वो अचेतन है। यानी अनकॉन्शियस अवस्था में हम अपनी सारी इच्छाओं को दबा कर रखते हैं। और चेतन जो अवस्था होती है वो 1/10% होती है। और अचेतन की इन्होंने तुलना हिमखंड से की थी। इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था कि जो एक बर्फ़ का टुकड़ा, एक बर्फ़ के टुकड़े को हम पानी में डालते हैं, तो जितना हिस्सा दिखता है वो आपका चेतन होता है, और जो हिस्सा पानी में डूबा रहता है और नहीं दिखता है वो आपका अचेतन होता है, अचेतन होता है। यानी कि उसमें वो आपको नहीं दिखता, जो दिखता है वही चेतन अवस्था में जो होता है वही आपको उतना ही नज़र आता है। तो आप देखे होंगे कि जब भी हम बर्फ़ को डुबाते हैं तो बहुत ही कम हिस्सा उसका ऊपर में दिखता है, जो चेतन की अवस्था होती है। ईड, इसके अंतर्गत ईड ईगो और ईड ईगो और सुपर ईगो के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसके बारे में हम लोग पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। ईड जिसको हम ईदम या अदम कहते हैं, ईगो अहम यानी कि सिपाही, और सुपर ईगो यानी कि परम अहम। और जो ईड और ईगो की इन्होंने जो परिभाषाएं बताई, जिस तरह से किस प्रकार के लोगों में ईड और ईगो और सुपर ईगो होता है, तो एक बार हम लोग वो भी देख लेते हैं कि इस प्रकार के लोग मस्तिष्क के अचेतन अवस्था से संबंधित है। यानी कि ये भी जो ईड आपका जो है वो किस मस्तिष्क की किस अवस्था से संबंधित है, तो अचेतन अवस्था से। अचेतन अवस्था 9/10 जिसका उन्होंने बताया था वो। तो इस प्रकार के लोग अनैतिक, अतार्किक, असामाजिक, कामी, स्वार्थी, लालची, दूसरों की बुराई, निंदा, आलोचना करने वाले, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा का भाव रखने वाले, सुखवादी और आनंदवादी, पार्थिक प्रवृत्ति के लोग, प्रवृत्तियों के जो पुजारी होते हैं वो, और प्रवर्तक, इच्छाओं के प्रवर्तक, खेपसा सिद्धांत पर आधारित आदि सभी इसी श्रेणी में आते हैं। यानी कि ये सुख भोगने वाले होते हैं, मतलब सुख की इच्छा रखने वाले होते हैं, और ये अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और ये थोड़े से स्वार्थी होते हैं। और इसमें जो अनैतिक चीज़ें होती हैं, जो भी तार्किक होती हैं, असामाजिक जो भी हमारी भावना होती, काम, प्रवृत्ति, लालच, ये सब दमित इच्छाएं जो भी है वो अचेतन अवस्था में होती हैं। तो ये ज़्यादातर सुखवादी और आनंदवादी, मतलब जिसमें वो सुख का अनुभव करे, आनंद का अनुभव करे, वो इसी चीज़ में रहते हैं। वो सिर्फ अपनी इच्छा के बारे में ज़्यादा सोचते हैं।
और हमारा जो है वो ईगो है। नेक्स्ट जो है वो ईगो। इस प्रकार के लोग यथार्थवादी, वास्तविक, सामाजिक, कर्मठ, मिलनसार और बहिर्मुखी होते हैं। फ्राइड ने इनको सिपाही या निरंतर नियंत्रक की संज्ञा दी है, क्योंकि ये ईदम प्रकार के व्यक्तित्व की काम प्रवृत्ति जन्य इच्छाओं और अनैतिक कार्यों पर दबाव या नियंत्रण रखते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, वह यथार्थ में यकीन रखते हैं, वास्तविक होते हैं, मतलब जो है सो है। उनका यही रहता है कि जो है सो है और उसी पर वो विश्वास करते हैं। कर्मठ होते हैं और सबसे मिलनसार यानी बहिर्मुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। तो अभी हमने इससे पहले युंग में बहिर्मुखी पढ़ा था, जो काफ़ी मिलनसार प्रवृत्ति के ऐसे व्यक्ति होते हैं और काफ़ी मेहनती भी होते हैं। सामाजिक यानी कि वो सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, तो सामाजिक भी होते हैं। वास्तविक तो जो सामने दिख रहा है उस पर यकीन करते हैं और यथार्थ में रहते हैं। वो सपनों की दुनिया में नहीं रहते, वो यथार्थ में रहते हैं। इसलिए फ्राइड ने इनको सिपाही नियंत्रक की संज्ञा दी है। और इन्होंने अपने अंदर जो भी बुरी भावना होती है ना, उस पर वो नियंत्रण रख सकते हैं। जैसे कि काम प्रवृत्ति हो गया, तो ये सब भावना पे वो नियंत्रण रखते हैं। नेक्स्ट है आपका सुपर ईगो। इस प्रकार के लोग आदर्शवादी, आध्यात्मिक, धार्मिक, नैतिक गुणों से युक्त होते हैं और नैतिक गुणों से युक्त होते हैं। ईश्वर और धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, सहनशील, दमाशील, सहानुभूति की भावना रखने वाले, सत्य मार्ग का अनुसरण करने वाले आदि सभी इसी श्रेणी में आते हैं। व्यक्तित्व के अन्य 5 विशेषक निम्नानुसार हैं। यानी कि सुपर ईगो जो होते हैं ना, जैसे कि हम थोड़े एजेड जो होते हैं, प्रौढ़ अवस्था से जो ऊपर वाली अवस्था जो होती है ना, उसमें इस तरह के ईगो अधिकतर पाए जाते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं ना, थोड़े से पुराने विचार के होते हैं और आदर्शवादी, अपने आदर्श पर वो कायम रहते हैं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन वो अपने आदर्श को, अपनी परंपरा को, अपने जो जड़ है उसको कभी छोड़ते नहीं। वो आध्यात्मिक भी होते हैं और नैतिकवादी होते हैं, यानी जो धार्मिक है, जो नैतिक है, उसी को वो अपनाते हैं और ईश्वर और धर्म के प्रति भरपूर आस्था रखते हैं। सहनशील भी होते हैं, सहानुभूति रखने वाले होते हैं और सत्य मार्ग का हमेशा अनुसरण करते हैं और सबको सत्य मार्ग का अनुसरण करने के बारे में उसको समझाते हैं कि आप सत्य मार्ग पर चलो, क्योंकि यही सही मार्ग है। तो फ्राइड ने जो 3 तरह के व्यक्तित्व का उन्होंने वर्णन किया है, वो हैं ईड, ईगो और सुपर ईगो के अंतर्गत। और ये जो सिगमंड फ्राइड ने जो मानसिक अवस्थाओं के आधार पर जो वर्गीकरण किया है, वो चेतन, अर्धचेतन और अचेतन है। और इसी के अंतर्गत आता है ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड जो आपका अचेतन अवस्था से संबंधित है, ईगो, और तीसरा आता है सुपर ईगो। व्यक्तित्व के अन्य 5 विशेषज्ञ निम्नानुसार हैं। शैशव कामुकता, मतलब कि व्यक्तित्व के ये जो आपका प्रकार है, तो जो है बताया गया सिगमंड फ्राइड के अनुसार, वो तो है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करती है और उसमें से पहला है शैशव कामुकता। यानी शैशव मतलब शिशु जो होता है, जब शिशु बालक अपनी मूल्य प्रवृत्ति जन्य क्रियाओं के फलस्वरूप कामुक क्रियाओं का प्रदर्शन करता है, जैसे रोना, हंसना, चूसना, पकड़ना, सूंघना, आलिंगन करना आदि शैशव का कामुकता होती है। जो बच्चों का जो नेचर होता है, वो जैसे रोते हैं, मतलब किसी चीज़ को आकर्षित करने के लिए रोना, जैसे अब उसे हम अपनी माँ का प्यार पाना है, तो रो करके, चिल्ला करके बताते हैं कि वह, और माँ उसकी रोने की, चिल्लाने की आवाज़ सुन कर उसके पास आ जाती है। तो ये एक प्रकार से माँ को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक तरीका भी होता है। जो इसमें जो प्रवृत्तियाँ इस उम्र में जो चीज़ बच्चे लोग करते हैं, वो शैशव कामुकता कहलाती है। लिबिडो, जिस कामुक क्रियाओं के दौरान बच्चों को सुख और आनंद की अनुभूति होती है, मनोवैज्ञानिक लिबिडो कहलाता है। मतलब जिस कामुक प्रवृत्ति, यानी कि ये बच्चे की वो अवस्था होती है जिसमें कि जनन जो पार्ट होता है, जो आपका जनन, जैसे कि जननांग होता है, ये सब में जो भी सेंसेशन होता है, ये चीज़ को तो उसके ज़रिए जो उन्हें सुख प्राप्त होता है, तो इसे ही मनोवैज्ञानिक रूप में लिबिडो कहा गया है। ठीक है। और तीसरा है स्वमोह या नार्सिसिज्म।
अपने आप के रूप, सौंदर्य, व्यक्ति या एवं व्यक्तित्व से प्रेम करना स्वमोह की प्रवृत्ति कहलाती है। यानी कि बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, खुद से बहुत प्रेम करते हैं। अगर वो थोड़ा सुंदर होते हैं तो वो अपने आप को बहुत ही सुंदर मानते हैं और वैसे ही तैयार होते हैं। वैसे ही अपने को फिट और मेंटेन रखना, सुंदर दिखना उसे बहुत अच्छा लगता था। ऐसे लोगों को स्वमोह कहते हैं और इसे नार्सिसिज्म भी कहते हैं। इलेक्ट्रा और ऑडिपस ग्रंथि। तो लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होने के कारण ये पिता से अधिक प्रेम करती है और लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि होने के कारण ये माँ से अधिक प्रेम करती है। यानी कि ये जो ग्रंथि होती है ना, जस्ट अपोजिट अट्रैक्शन होता है। लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है जिसकी वजह से वो पिता के समान अगर वो अपने हस्बैंड के भी अगर मतलब सोचती है इस हस्बैंड के बारे में, तो वो कहीं ना कहीं अपने पिता के रूप पिता को ही मतलब अपने हस्बैंड के रूप में मतलब जैसा पिता है वैसा ही वो हस्बैंड चाहती है। जिस तरह से पिता उनका ख्याल रखता है वैसे ही हस्बैंड उसका ख्याल रखे। कहीं ना कहीं उस चीज़ को वो अपने हस्बैंड में खोजती है। और वो ठीक वैसे ही जो लड़के होते हैं अपनी माँ में अपनी पत्नी में माँ का गुण जो होता है, जो माँ का लगाव होता है अपने बेटे के प्रति, वो चीज़ वो अपनी पत्नी में भी ढूंढता है। तो ये लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि होती है और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है। लड़के जो होते हैं वो इलेक्ट्रा ग्रंथि होने के कारण पिता से अधिक प्रेम करते हैं और ऑडिपस जो होता है ग्रंथि होने के कारण लड़के अपनी माँ से बहुत प्रेम करते हैं। मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्तियों के वास्तविक जनक कौन है? ठीक है, जो हमारा मूल प्रवृत्ति है उसका जो वास्तविक जनक है कौन है? तो मूल प्रवृत्तियों के वास्तविक जनक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल कहे जाते हैं, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो 1905 में लिखी थी और उसमें उन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर जो आपका इम्पोर्टेंट है ये है कि आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखी है? तो मैकडूगल ने लिखी है। ठीक है, कब लिखी है? तो 1905 में लिखी है। इसमें 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का वर्णन है। ठीक है, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा एक संवेग होता है और फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को 2 श्रेणियों में बांटा है। तो यहाँ पर जो मूल प्रवृत्तियों का वास्तविक जनक कौन है, तो उसमें हम कहेंगे कि विलियम मैकडूगल है। और उन्होंने इसका कहाँ जिक्र किया है? तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी जो मैकडूगल का लिखा हुआ है, जो 1905 में लिखा गया और 14 प्रकार के अनुमूल अनुभूतियों का मूल प्रवृत्तियों का इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, और जो संवेग से जुड़ा हुआ है। तो फ्रायड ने मूल प्रवृत्तियों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। ठीक है, पहला है जीवन मूल प्रवृत्ति, इरोश और जिजीविषा। इसका मुख्य उद्देश्य कामोत्तेजक इच्छाओं की पूर्ति एवं प्राप्ति करना है, क्योंकि इसके अभाव में व्यक्ति कुंठा और ग्रासा का शिकार हो जाता है। जो जीवन का मूल आधार होता है, उसे हम इरोश या जिजीविषा भी कहते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो जो होता है काम के प्रति जो उत्तेजना होती है, उसकी जो इच्छा होती है ना, उसकी पूर्ति या प्राप्ति होती है। इसके अभाव में व्यक्ति कुंठित हो जाता है, मनोरोगी हो जाता है या फिर कई तरह के अन्य मेंटली और फिजिकली कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है। मृत्यु मूल प्रवृत्ति थैनाटॉस मुमुक्षा। इसका उद्देश्य मोक्ष और मृत्यु की प्राप्ति करना है। क्या है इसका उद्देश्य? तो मोक्ष और मृत्यु की प्राप्ति करना है। यहाँ पर जो है आप देख सकते हो ये जो जिजीविषा है इसका जो मुख्य उद्देश्य है कामोत्तेजक इच्छाओं की पूर्ति। और मृत्यु मूल प्रवृत्ति यानी थैनाटॉस, इसे हम थैनाटॉस यानी जीवन मूल प्रवृत्ति को हम लोग इरोश कहते हैं और इरोश कहते हैं। ठीक है, और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को हम लोग थैनाटॉस कहते हैं और इसे मुर्मुषा भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप क्योंकि डायरेक्ट इरोश से पूछ सकता है कि इरोश का क्या अर्थ होता है, थैनाटॉस का क्या अर्थ होता है। तो जीवन मूल प्रवृत्ति तो ये समझ में आता है कि क्या उसका मीन है। मृत्यु मूल प्रवृत्ति ये भी पता चलता है मृत्यु से मोक्ष जुड़ा हुआ है। लेकिन इरोश और थैनाटोस को भी आप अलग से देखना, जिजीविषा मुर्मुषा इससे भी समझ में आता है। लेकिन इरोश और थैनाटोस जो होता है वो जो है वो आपका को याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है।
नेक्स्ट है व्यक्तित्व का कारक विश्लेषण सिद्धांत। जैसे आरबी कैटल 16 पीएफ प्रश्नावली शील गुण के बारे में जैसे बताया, मतलब उन्होंने बताया था। तो व्यक्तित्व का जो कारक विश्लेषण सिद्धांत है किसने दिया है, तो आरबी कैटल ने दिया है। तो सिद्धांत का नाम क्या है, तो 16 पीएफ प्रश्नावली शील गुण। एच.जी. हाइजेक के अनुसार 32 पीएफ प्रश्नावली। ठीक है, तो ये भी आपको एक बार देखना है कि आरबी कैटल का जो उन्होंने प्रश्नावली दिया था वो 16 पीएफ था, और आईजेंग का जो है वो 32 पीएफ प्रश्नावली है। और आरबी कैटल का शीलगुण आधारित था, और एच.जे. आईजेंग के अनुसार 32 पीएफ प्रश्नावली उसके सिद्धांत का नाम है। शारीरिक बीमारियों के आधार पर 3 श्रेणियाँ: अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता, सामाजिकता बनाम तंत्रिका, तापी यानी कि चिड़चिड़े, उतावले, अधीर, मनस्तापी बनाम सांवेगिक स्थिरता यानी सक्रियता। ये शारीरिक बीमारियों के आधार पर 3 श्रेणियों में बाँटा गया। जो अंतर्मुखी होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, उनके बीच का में उस तरह के व्यक्ति में क्या-क्या अंतर होता है। जो सामाजिकता और तंत्रिका, जो सामाजिक रूप से शांत रहते हैं, सामाजिक नियम को मानते हैं, सामाजिक रूप से चलते हैं, वैसे व्यक्ति। और तंत्रिका ताबियन जो चिड़चिड़े होते हैं, उतावले होते हैं, अधीर व्यक्ति होते हैं। तो उनमें किस प्रकार की बीमारियाँ हो सकती है, वो चीज़ इसके अंतर्गत आती है। और मनस्तापी जो, और एक सांबिक मनस्तापी यानी कि जो जिसका मन स्थिर न हो, जो और जो सांवेगिक स्थिरता, जो अपने संवेग को स्थिर रखता हो, उस पर आधारित ये 3 श्रेणियाँ मतलब बाँटी गई है। शारीरिक बीमारियों के आधार पर शरीर को इन 3 श्रेणियों में बाँटा गया है, व्यक्तित्व को 3 श्रेणियों में बाँटा गया है। रोजनमैन और फ्रीडमैन के अनुसार विभाजन का आधार है शारीरिक बीमारियाँ। ठीक है, उन्होंने शारीरिक बीमारियों को 2 टाइप में बांटा है, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए में हृदय रोग से पीड़ित, और टाइप बी हृदय रोगों का खतरा नहीं। टाइप ए में जो हृदय रोग से पीड़ित होगा वो उतावला, चिड़चिड़ा या अधीर होगा, और टाइप बी जिसको हृदय रोग का खतरा नहीं, वो धैर्यवान, सहनशील या फिर सक्रिय होगा। ठीक है, और ये जो टाइप दिया गया है वो रोजनमैन और फ्रीडमैन के अनुसार है। इन्होंने जो शारीरिक बीमारियां हैं उसको 2 टाइप में बांटा है, और ठीक वैसे ही करके उन्होंने एक तो टाइप ए और टाइप बी है। और तो यहाँ पर फ़ोन आ रही, मुझे ऑफ़ कर देना चाहिए था, लेकिन आई होप कि मैं ऑफ़ नहीं कर पाई इसको। हमारा जो नेक्स्ट है, अपने आप ऑफ हो गया, ज़्यादा अच्छा रहा, नहीं तो मुझे ये बहुत दिक्कत हो जाता है अगर ज़्यादा देर तक आता तो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मॉरिस के अनुसार, जो उन्होंने टाइप सी बताया था। तो ये जो अब टाइप ए और टाइप बी है किसने बताया था, तो रोजनमैन फ्रीडमैन के अनुसार। और टाइप सी किसने बताया, तो मॉरिस के अनुसार टाइप सी, जिसमें कैंसर रोग का खतरा, मिलनसार, हंसमुख व्यक्ति होते हैं, जो सामाजिक होते हैं। यानी कि टाइप सी में जो होता है ना, वो कैंसर रोगी जो होते हैं वो टाइप सी में आते हैं। टाइप ए में जिसको हृदय का खतरा होता है, टाइप बी में जिसको हृदय का खतरा नहीं होता, और टाइप सी में जिसको कैंसर होता है। और एक अन्य भी होता है जो जिसे हम टाइप डी कहते हैं, जो तनाव, चिंता से पीड़ित होता है, जिसको माइग्रेन, हाइपरटेंशन, ये इस तरह की बीमारियां होती है, वो टाइप डी में आते हैं। तो फिर टाइप ए में कौन कौन आता है आप समझ गए होंगे। टाइप ए में जो आता है, जो हृदय रोग, ठीक है। टाइप बी में ये नहीं होता है। फिर आपका हो गया टाइप सी, कैंसर। और टाइप डी आपका जो आपको तनाव या फिर चिंता। तो इस तरह से हम लोग टाइप को लर्न कर लेंगे एक बार। अब नेक्स्ट है व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल, जिसके प्रतिपादक हैं रॉबर्ट मैक्रे और पॉल कास्टा।
इस सिद्धांत को नॉर्मन ने बिग फाइव की संज्ञा दी। इस सिद्धांत को ऑशियन मॉडल भी कहते हैं और इसके अंतर्गत जो जो बातें आती हैं, जैसे कि अनुभवों के लिए खुलापन, सहमतिशीलता, बहिर्मुखता, तंत्रिका तापी और अंतर्विवेकशीलता। तो ऑशियन मॉडल किसे कहते हैं? तो बिग फाइव को ऑशियन मॉडल कहते हैं। और ये किसने दिया है? तो रॉबर्ट मैक्रे ने दिया है और पॉल कास्टर ने दिया है। इसे व्यक्तित्व का पंचकारक मॉडल भी कहते हैं, जिसे रॉबर्ट मैक्रे और पॉल कास्टर ने दिया है। और इस सिद्धांत को नॉर्मन ने बिग फाइव की संज्ञा दी है। तो नॉर्मन ने किसकी संज्ञा दी? बिग फाइव की संज्ञा। किसको दी? तो पंचकारक मॉडल को। इस सिद्धांत को ओशन मॉडल भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत क्या आता है? तो अनुभवों के लिए खुलापन, सहमतिशीलता, बहिर्मुखता, तंत्रिका तापी, चिड़चिड़े, दुखी, उतावले, अधीर और विवेकशीलता। ठीक है। जो इसके अंतर्गत वैशेषिक उपागम यानी ट्रायल अप्रोच, जिसके हैं प्रतिपादक गार्डन ऑलपॉट। ऑलपॉट ने अपने विशेषिक उपागम के अंतर्गत वक्तृत्व वर्गीकरण के उपनामों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। पहला है मुख्य विशेषिक उपागम यानी प्राइमरी ट्रायल ऐप। इस उपागम के अनुसार जब व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरों के गुण या गुणों से प्रभावित होता है, संपूर्ण व्यक्तित्व के इर्द गिर्द प्रभावकशील गुण ही घूमते रहते, जैसे गांधीवादी, नेहरूवादी, नाजीवादी, रूढ़िवादी, साम्यवादी। जब मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति किसी और से प्रभावित हो गया और उसके जो गुण है और अवगुण है उसको वो अपना लेता है। जिस चीज़ पर उसका जो उसे वो अपना रोल मॉडल मान लेता है, वो जिस राह पे चलता है उसी राह पे वो भी चलता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? मुख्य वैशेषिक उपागम के अंतर्गत आता है। केंद्रीय वैशेषिक उपागम इसके अंतर्गत जब व्यक्ति के स्वयं के गुण या अवगुण उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के जीवन में केंद्रीय भूमिका में इर्द गिर्द घूमकर स्वयं के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, केंद्रीय वैशेषिक उपागम के अंतर्गत आते हैं। जैसे सहनशीलता, लज्जाशीलता, कृपा और ईमानदारी। कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, वो स्वयं से प्रभावित होते हैं, स्वयं के गुण और अवगुण को वो अपने जीवन में अपनाते हैं, उसी के इर्द गिर्द रहते हैं और उसके अनुरूप ही अपने जीवन में कार्य करते हैं और अपने व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति ईमानदार है तो अपने हर कार्य में ईमानदार है और वो जीवन भर उस ईमानदारी पर टिका रहता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं केंद्रीय वैशेषिक उपागम कहा जाता है, इन्हें सेंट्रल ट्रेट अप्रोच। गौण उपागम, गौण वैशेषिक उपागम जिसे सेकेंडरी ट्रेट ऐप कहते हैं यानी अप्रोच कहते हैं। जब व्यक्ति के स्वयं के गुण एवं अवगुण मुख्य केंद्रीय भूमिका में न होकर सामान्य क्रियाओं के साथ जुड़े होते हैं, उसे हम गौण वैशेषिक उपागम कहते हैं। जैसे मोहन बाजार जाता है, भारत के राष्ट्रपति का नाम रामनाथ कोविंद है। मतलब इस जो व्यक्ति होते हैं ना, जो न दूसरे से प्रभावित होते हैं और न ही जो स्वयं को केंद्र भूमिका में रख करके कोई चीज़ करते हैं, बल्कि वो सामान्य क्रियाओं से जुड़े रहते हैं। ठीक है। सामान्य कार्य करते हैं, जो भी हमारा जो डेली रूटीन होता है वो करते हैं, वैसे ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ऐसे लोगों को कहते हैं गौण वैशेषिक उपागम यानी कि सेकेंडरी ट्रेट अप्रोच। तो इसमें 3 प्रकार के मुख्य हैं, केंद्रीय हैं और गौण वैशेषिक उपागम हैं। तो आज के यहाँ पर हमारा जो पर्सनालिटी है वो चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो है हमारा लर्निंग चैप्टर, जो भी आपने जस्ट देखा था। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी हमने मुख्य बातें पढ़ी हैं उसे आप एक बार ज़रूर देख लेना। बहुत सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़े हुए थे और बहुत पहले से हम लोग जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और कुछ चीज़ों को लर्न कर लेना ही बहुत ज़रूरी है। तो जो चीज़ आपको लर्न नहीं होगी उसे आप लर्न कर लेना, और जो चीज़ समझ में नहीं आती उसे आप देख लेना, और जो चीज़ लर्न है जो आपको समझ में आ रही है बस एक बार पढ़ लेना, बस हो गया। ठीक है। तो ये चैप्टर आपका
कंप्लीट हो जाता है। तो आप ज़रूर मैसेज करके बताइए कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। अगर आप कुछ इसमें चेंजेस चाहते हैं या फिर किसी और तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी PPSC 4.0 की तैयारी कर रही हूँ। और अगर मिलकर तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं वो तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से होगी। और आप भी अपने जो विचार हैं व्यक्त करें और किस तरह से हम लोग मिलजुल कर तैयारी करें वो भी बताएं, क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है। आज नहीं तो कल एग्ज़ाम डेट भी आएगा और हमें तैयारी करनी है, हमें एक चीज़ निकालना है। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ 2 ही स्टूडेंट रहे, 3 ही स्टूडेंट हैं और हम लोग ग्रुप में एक दूसरे से सोच कर समझ कर के पढ़ें, ताकि आपका भी हो और मेरा भी हो और हम लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। तो प्लीज़ सजेस्ट मी, प्लीज़ मैसेज करिए, बताइए और कि आपको मेरा ये चीज़ कैसा लगा, इससे हम कैसे और अच्छे तरीके से पढ़ें, कैसे और अच्छे से डील करें। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो मुझे सजेस्ट ज़रूर करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। और अगर कुछ भी सजेशन देना हो तो मैसेज करके ज़रूर बताएं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल के वीडियो में। और कल हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, जैसे हम लर्निंग कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।